A very good morning to all my dear students. This is the lecture number 10th for the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So today we are going to study about various concentration terms, and in your syllabus it is percentage weight by weight term is there, and you have to study detailed numerical I have given. So be very careful, take your copy and pen and then start studying. Good morning to all my students. I hope you all are fit and fine. You are studying well. So students, we are learning the chapter Basic Concepts of Chemistry. आपको पता है कि बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट नहीं है. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उस सीक्वेंस में आप सारे न्यूमेरिकल्स को करते जाइएगा. फॉर्मूलाज जो भी हैं आप उसको पर्टिकुलर उसको मेमोराइज करिए. क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और वो बच्चों सिर्फ तभी आएगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको जो भी समझ में नहीं आता है यू आर फ्री टू आस्क एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. सो आपके चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने बता दिया है, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के लिए, सबके लिए सेम सिलेबस है. सो मेरा आपका ये रहेगा कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल की भी एग्जाम की आप तैयारी करो, तो वो जितने भी टर्म्स में पढ़ा रही हूँ, जितने भी चीजें मैं बता रही हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग. So students, let us start our today's lecture. Today we are going to learn various concentration terms. So before starting the concentration terms, let us see that what is concentration. आपको पता होगा कि सांद्रता क्या होता है. The amount of solute या विलय dissolved in per liter volume of solution और per kg weight of solvent that is विलायक. यानी 1 लीटर वॉल्यूम के सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स घुले हैं वो आपका कंसंट्रेशन होगा. इट इज वेरी सिंपल. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स. और कंसंट्रेशन टर्म्स यू कैन सी इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. सो यू कैन सी वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स आर देयर. यहाँ पे मैं आपको सारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी. बट आपके सिलेबस में जो मैंने ये रेड से आपको ये दिख रहा होगा, मैंने अंडरलाइन किया, ये आपके सिलेबस में है, जो कि इसके न्यूमेरिकल्स हम डिटेल में करेंगे. बाकी हम सब स्टडी ज़रूर करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स ये सारे जितने भी टर्म्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत सिंपल है और ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा. वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन हुआ और सिंपल कैलकुलेशंस में ये आपको बहुत मदद करेगा. सो टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहला जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. क्लियर, स्मॉल वी है और कैपिटल वी है. सो स्मॉल वी दिखा रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट एंड कैपिटल वी इज डिनोटिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. ओके, उसका परसेंट हमको निकालना है. नेक्स्ट इज परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी. मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू जो है वेट है, किसका वेट है, सॉल्यूट का, और कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ppm that is parts per million, volume by volume. So volume is the, small v is the volume of solute and capital V is the volume of the solution. Then ppm, w by v, formality f. So ये सारे terms टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं. क्यों? आप जब आप ये फॉर्मूला सारे आप देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं उसमें वॉल्यूम ज़रूर आएगा. सो वेन एवर वॉल्यूम विल बी देयर, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर से इफेक्ट करेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम पे उसका असर पड़ता है. तो कंसंट्रेशन टर्म्स जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे उसमें वॉल्यूम ज़रूर आएगा. सो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें वॉल्यूम का ऐसा कोई भी रोल नहीं है. सो फर्स्ट इज W बाय W, यानी कि स्मॉल w इज द वेट और मास ऑफ सॉल्यूट एंड द कैपिटल W इज द वेट ऑफ द सोल्यूशन. अभी आप इसको फर्दर देखोगे, मैंने इसको रेड से इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि ये इसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है. लेकिन आप सारे टर्म्स को ज़रूर समझिएगा कि क्यों ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों ये नहीं डिपेंडेंट है. सो दिस बेसिक नॉलेज शुड बी देयर. सो नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन W बाई W, यानी वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ द सोल्यूशन. सो मैं ये सारे टर्म्स मैं आपको बताऊंगी, फॉर्मूलाज बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी. इसके न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत इजी होते हैं. आपके सिलेबस में
सिर्फ परसेंटेज W/W है। अभी इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। जो कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता के जो टर्म्स हैं जो तापमान पर निर्भर करते हैं, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी स्मॉल v मैंने बताया था कि सॉल्यूट का ये वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज V/V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी विलय ml में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी विलियन ml में इंटू 100। वेरी सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल, जब भी स्मॉल लेटर से इस तरह परसेंटेज में डिनोट होगा, दैट विल बी द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलय की वो मात्रा होगी। यानी परसेंटेज W है, आप कह लो मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का मास, द्रव्यमान हो या भार हो ग्राम में, जहां भी भार आएगा, W आएगा, ऑब्वियसली यू विल यूज द यूनिट ग्राम। Then it is capital V, that means volume of solution into 100. These formulas are very simple students, और ये बहुत ज़्यादा easy होते हैं, तो इसको आप ये मत सोचो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना। इट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए अब आप पढ़ो क्योंकि ये सारे टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो ये सारे फॉर्मूलाज जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसमें ज़रूर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में थर्ड टॉपिक है, सॉरी, मोलैरिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. सो लेट अस सी द डेफिनेशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मोलैरिटी, आप नाम से ही देखो, मोल का एक आपको सुनाई दे रहा होगा। सो कितने सॉल्यूट के मोल्स पर लीटर वॉल्यूम के सोल्यूशन में डिजॉल्व्ड है, दैट at a particular temperature, that is called molarity. That means कितने मोल्स विलय के पर लीटर आयतन में किसी सोल्यूशन के पर्टिकुलर टेम्परेचर पे घुले हुए हैं, that is the molarity. Clear? Molarity is expressed as the concentration of solution in mole liter inverse. So molarity is the moles of solute in per liter volume of solution at a particular temperature. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है मोलैरिटी को लेके। सो सिंपल, द बेसिक यू कैन से फॉर्मूला इज मोलैरिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? यही तो मैं बोली थी, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट पर्टिकुलर 1 लीटर के सोल्यूशन में डिजॉल्व है, दैट इज द मोलैरिटी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा। और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को आप कैसे डिनोट कर रहे हैं, V सबस्क्रिप्ट L। देन 2 सिंपल फॉर्मूलाज आर देयर, आप इसको देख लो। स्मॉल n इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज M सबस्क्रिप्ट O। एंड कैपिटल M मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ये बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज हैं बच्चों, और इन फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ो। जो सिलेबस से कट गया है, ओके, आई विल नॉट टीच, बट जो भी अब मुझे लगेगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई विल टेल यू ऑल. So students, let us move on for the next concentration term which is dependent on temperature. It is normality. It is represented by capital N. So let us see the definition. Number of equivalent of solute in per liter volume of solution at a particular temperature. आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा भी, इससे पहले आपने मोलैरिटी पढ़ा, ठीक है. सो मोलैरिटी क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम. क्लियर. अब नॉर्मेलिटी में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, इक्विवेलेंट. क्लियर. इक्विवेलेंट वेट आपके सिलेबस में नहीं है, बट नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको बताने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या आप कुछ भी किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बहुत ईजी हैं, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. सो नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट in per liter of volume of solution at a particular temperature.
सो इक्विवेलेंट, अब नॉर्मेलिटी में आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट का हिंदी है तुल्यांकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कितने घुले हैं पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, क्लियर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो लेट अस सी द फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अभी मैं बताऊंगी कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताया है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एक ये और फॉर्मूला है, आप देख लो, W इक्वल टू NEV अपॉन 1000। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जब आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करोगे तो आपको पर्टिकुलर एक नॉर्मेलिटी के सोल्यूशन को आपको बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर जैसे n/10 है, n/20 है, तो उसके सोल्यूशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हम कितना वेट हम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का लें कि हमें n/10 या n/20 का सोल्यूशन हमको मिले। तो एक सिंपल ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। W जो कि वेट ऑफ सब्सटेंस है, n यहाँ पे आप नॉर्मेलिटी है, E इज द इक्विवेलेंट वेट, V आपको कितने वॉल्यूम में बनाना है, 250 ml में बनाना है कि 500 ml में बनाना है, 1 लीटर में बनाना है, क्या आप वो डिपेंड करता है, एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल्स फॉर द मेकिंग सोल्यूशंस, कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर n/10, n/20 या n/30 का सोल्यूशन कैसे बनाओगे। तो आपको पता है कि अगर n/20 सोल्यूशन आपको बनाना है तो आपको कितना उस पर्टिकुलर अमाउंट के सब्सटेंस को आप डिसॉल्व करोगे। सो दिस इज द फॉर्मूला, W इक्वल टू n। सपोज आपको 20 का बनाना है तो n की जगह आपने लिख दिया, आपको n/20 का बनाना है, दैट मीन्स 1/20 आपने यहाँ लिखा। इक्विवेलेंट वेट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आप कैलकुलेट कर लोगे। सपोज आपको वॉल्यूम बनाना है 250 ml में बनाना है, तो आप V की जगह 250 ml लिख दिया आपने और 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जो वेट आएगा, जो सब्सटेंस का वेट आया, सपोज 2.8 ग्राम, यानी कि 2.8 ग्राम अगर आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप 250 ml वाटर में या जो भी सॉल्वेंट है उसमें घोलोगे तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, n/20। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। आप इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैंने सारे आपको फॉर्मूलाज दे दिए हैं। इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बिलीव मी। जो भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो आपको थ्रू आउट, किसी भी आप अगर एग्जाम में आप जाओ या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इजी। बस आपको ये ध्यान देना है कि सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है। जो भी आप फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हो उसको मेमोराइज करके समझ के फिर आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आएगा। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, आप देख लो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट कैटेगरी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, यानी तुल्यांकी भार किसी अम्ल का आप कैसे निकालोगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, पर्टिकुलर जो भी एसिड है आप उसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब आप याद करो कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या था। एसिड किस पे डिपेंड करता है कि एसिड को पर्टिकुलर अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो कितने H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ दे रहा है। आपको याद होना चाहिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर एसिड को वाटर में आप डिसॉल्व करें और वो सिर्फ एक H+ आयन को दे रहा है, रिलीज़ कर रहा है, या एक हाइड्रोनियम आयन को रिलीज़ कर रहा है, तो उसकी बेसिसिटी एक होती थी, मोनोबेसिक। जैसे HCl हुआ, HNO3, दे ऑल आर मोनोबेसिक एसिड। सेकेंड, अगर आप डाई बेसिक में देखो, H2SO4, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, तो यानी जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये 2 H+ आयन को देगा और ये 2 H+ आयन इन्वायरमेंटल वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। इस तरह आपने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ट्राई बेसिक एसिड आप देखो तो ट्राई बेसिक एसिड इज़ वेरी सिंपल, आपका बोरिक एसिड है H3BO3 आपके सिलेबस में है, या फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ये सारे 3 H+ आयंस को देते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और या तो आप कहो 3 हाइड्रोनियम आयन देते हो। दिस इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड की पर्टिकुलर एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने H+ आयन या कितने हाइड्रोनियम आयन को देगा, दैट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, किसी बेस का आप तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे।
तो सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस जैसे आपने एसिड का निकाला डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या था कि पर्टिकुलर बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो OH माइनस आयन को देते हैं। अगर वो वाटर में घुल के एक OH माइनस आयन को देंगे तो उस पर्टिकुलर बेस का एसिडिटी 1 होगा, वो आपका मोनो एसिडिक बेस होगा, जैसे NaOH है, KOH है। अगर पर्टिकुलर कोई बेस अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो और वो 2 OH माइनस आयन को देगा, दैट विल बी डाई एसिडिक। क्लियर? जैसे डाई में आप देख लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूला से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट। अगर कोई लवण है, कोई सॉल्ट है, तब उसका इक्विवेलेंट हम वेट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वेट, सिंपल जैसे फॉर्मूला वेट आपने पढ़ा है, सूत्र भार। जैसे कि आप मैंने बताया था सॉल्ट में मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड्स आएंगे, तो उनके आपको सिंपल मॉलिक्यूलरी वेट निकालना है, दैट इज फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। उस पर्टिकुलर सॉल्ट में आपको वैलेंसी देखनी पड़ेगी, संयोजकता कि मेटल की क्या है। एंड देन लास्ट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन। अगर आयन जब भी आएगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप ध्यान देना। सो इट सेम है वही फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये सारे फॉर्मूलाज आपको रिडॉक्स जब रिएक्शंस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दे आर वेरी सिंपल। सो द फिफ्थ टॉपिक इज फॉर्मेलिटी। आपने पढ़ा मोलैरिटी, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड देन इट इज फॉर्मेलिटी। ओके, फॉर्मेलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट dissolved in per liter of solution at a particular temperature। फॉर्मेलिटी जहाँ पे भी आएगा यानी वो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के लिए होगा। सो द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट, कितने आयनिक सॉल्यूट के पर्टिकुलर ग्राम फॉर्मूला मास जो है वो डिसॉल्व है 1 लीटर सोल्यूशन में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में। फिर से मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। मोलैरिटी में आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी में आपने देखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसी तरीके से फॉर्मेलिटी में आप देखोगे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये सारे जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट आपको बस सॉल्यूट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? सो द फॉर्मूला फॉर फॉर्मेलिटी इज F equal to number of gram formula mass of the solute divided by volume of the solution in liter. So students, these are the two last topics for the concentration terms which are dependent on temperature. So the sixth one is ppm W by V. ppm, it is parts per million. W is the weight of solute, small letter है ये, और जब कैपिटल V जब भी आएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस। ppm आप कब यूज करते हो? जब विलय की मात्रा पर्टिकुलर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, देन वी विल यूज ppm पार्ट्स पर मिलियन। सो लेट अस सी द फॉर्मूला। ppm वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml multiply by 10 to power 6. Similarly, ppm V by V, that is volume by volume. So small v, it is denoting the volume of solute. ये पर्टिकुलर विलय के आयतन को बता रहा है, और कैपिटल V जो है वो विलयन के आयतन को बता रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml divided by volume of solution in ml multiply by 10 to power 6. So whenever ppm is used, that means the amount of solute is very less. So students, let us start the concentration terms which are temperature independent. अभी जितना भी आपने पढ़ा, that particular concentration terms were dependent on temperature. So let us discuss temperature independent concentration terms. ये आपका जो फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, ये आपके सिलेबस में है, ये न्यूमेरिकल आपको मैं इस लेक्चर में इसके कराऊंगी। सो परसेंटेज W बाय W मैंने बताया है आपको बार बार कि जब भी स्मॉल w आएगा तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूट या विलय के
वेट को बताएगा। जब भी कैपिटल कोई भी चीज़ आएगी तो वो सोल्यूशन के वेट या वॉल्यूम को बताएगी। सो लेट अस सी द फॉर्मूला। वेट या मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divided by weight or mass of solution in gram multiply by 100. So first formula you are going to use is this one, and the important formula for the percentage W by W is next one, mass of element in 1 mole of the compound divided by molar mass of the compound multiply by 100. Clear? Mass of element in 1 mole of compound, particular एक मोल में एलिमेंट का क्या मास है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके इसका इस आगे के स्लाइड में मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, आप इसको ध्यान से देखना. नेक्स्ट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन. सो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन. वेरी सिंपल. Mole fraction equal to number of moles of the given component divided by total number of moles in the solution. So आप देखो इसको हम x से डिनोट करते हैं, तो अगर x सॉल्यूट के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे that will be moles of solute divided by total moles in the solution. So अगर हम मोल्स सॉल्यूट के मोल्स को स्मॉल n से ले रहे हैं और कैपिटल N जो है वो आपका जो भी सॉल्वेंट है उसके मोल को हम अगर, या आप कह लो सॉल्यूशन है कैपिटल N, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल इन सॉल्यूशन विल बी n प्लस n. सॉल्वेंट के लिए अगर आप ले रहे हो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन. सो ऑलवेज x मीन्स मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, यानी सॉल्यूट विलय है और सॉल्वेंट विलायक है, उनका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है. So the third concentration term which is independent on temperature is molality. Okay, confuse मत होइएगा. molarity, normality, formality आपने पढ़ा जो कि temperature पे dependent थे. molality is the concentration term which is not dependent on temperature. It is represented by small m. So molality is the moles of solute in per kg weight of solvent. It is very simple. कितने जो हैं सॉल्यूट के मोल्स यानी विलय के मोल्स पर केजी वेट विलायक में डिसॉल्व्ड है. इट्स वेरी सिंपल. इट एक्सप्रेसेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल केजी इनवर्स. इसके कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मोल केजी इनवर्स में. सो सी द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. So its formula is W into 1000 divided by m subscript O into capital W gram. So what is small w here? Always remember जब भी small letter से कोई भी letter denoted होगा that will be the mass or volume of solute, विलय का होगा. So here small w is the mass of solute in gram, capital W mass of solvent या solution का mass है वो, और m subscript O is the molar mass. So students, let us start the numericals. Our first numerical is, a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of H2O. Calculate the mass percentage of solute. Okay, so you have to calculate the mass percentage of solute. तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? देखो दोनों जो भी वैल्यूज दी है वो ग्राम में दी है, ठीक है. सॉल्यूट कोई भी ए है जिसका अमाउंट 2 ग्राम है, और सॉल्वेंट भी जो है वो दिया है कि 18 ग्राम में इसको डिसॉल्व किया गया H2O में, यानी कि दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो ग्राम में दिया है. सो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर्मूला. सो स्मॉल w इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का भार है ये, और कैपिटल W जो है वो किसका भार है? सोल्यूशन का. तो सोल्यूशन किससे किससे मिलके बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल से. तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आप, क्योंकि ये परसेंटेज है. सो इट्स वेरी सिंपल. वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय की मात्रा कितनी दी है? 2 ग्राम, यानी ए कोई विलय है या सॉल्यूट है उसको आपने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय 20. ये 20 कहाँ से आया? क्योंकि capital W is the weight of the solution. So weight of the solution will be weight of solute plus weight of solvent. यानी कि विलय और विलायक दोनों को के मान को जब आप जोड़ोगे तब हमको विलयन का मान पता चलेगा. तो आप देख रहे हो 2 ग्राम जो है वो सॉल्यूट का अमाउंट है
और 18 ग्राम सॉल्वेंट का अमाउंट है, तो दोनों को आपने ऐड कर दिया, यू गेट द अमाउंट ऑफ solution. So 2 divided by 20 multiply by 100, it is very simple, your answer will be 10%. So let us start the second numerical. You have to calculate the mass percentage of different elements present in sodium sulfate. So what formula you will use? Percentage W by W equal to mass of element in 1 mole of the compound divided by molar mass of the compound multiply by 100. Because in this question you have to calculate the mass percentage of different elements present in this particular compound, that is sodium sulfate. So first we are going to calculate the molar mass of sodium sulfate. You all know that mass of one sodium atom is 23. So 2 sodium atoms, 2 into 23, plus sulfur is having the mass 32 and oxygen is 4 atoms. So 16 into 4. Then when you will solve it, you will see you will get the molar mass of sodium sulfate as 142 gram per mole. Now put up this value in the above equation. You can see how many elements are there in sodium sulfate. First you have to see, आपको देखना है कि सोडियम सल्फेट कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं. पहला तो सोडियम है, सेकेंड इज सल्फर और थर्ड ऑक्सीजन है. और पर्टिकुलर एलिमेंट्स के आपको मास परसेंटेज निकालने हैं. सो फर्स्ट स्टेप, मास परसेंटेज ऑफ 2 सोडियम एटम्स. इस फॉर्मूले में सोडियम के 2 एटम्स हैं, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 इन द मास ऑफ सोडियम एटम, तो दैट विल बी 46. And the total molecular mass of sodium sulfate is 142 multiplied by 100. You will solve and you will get the answer. So similarly, you can find out the mass percentage of sulfur. Na2SO4 compound is having only one sulfur atom. So you are going to find out the mass percentage of sulfur as 32 divided by 142 multiplied by 100. You will get the mass percentage of sulfur as 22.53%. Next is you have to find out the mass percentage of oxygen. Na2SO4 is having 4 atoms of oxygen. So 1 atom of oxygen is having mass of 16. So 4 will be 64. So similarly 64 divided by 142 multiply by 100. You will get the mass percentage of oxygen in the sodium sulfate. Now the third question is, what is percentage by weight of sodium chloride if 1.75 gram of sodium chloride is dissolved in 5.85 gram of H2O. So similarly the formula will be used as percentage W by W, that is weight or mass of the solute, विलय का जो द्रव्यमान है ग्राम में, divided by weight of the solution, यानी विलयन का द्रव्यमान या विलयन का भार ग्राम में multiply by 100. So आप केयरफुली इसमें देखो, NaCl इज व्हाट, इज अ सॉल्यूट. ठीक है, ये एक विलय है जिसको घोला जा रहा है. एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, विलायक है यहाँ पे सॉल्वेंट. तो इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे आप, तो सॉल्यूट का यानी सोडियम क्लोराइड का वेट कितना दिया है, 1.75 ग्राम आपने पुटअप कर दिया. और वेट ऑफ द सोल्यूशन, यू ऑल नो दैट सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स. जब सॉल्यूट यानी विलय के पार्टिकल्स और विलायक के पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो उस कंप्लीट फिनोमिनन को सोल्यूशन या विलयन बोलते हैं. तो आप देखो यहाँ पे 5.85 ये आपका कितना वेट है इसका, सॉल्वेंट का यानी विलायक का, तो आपने यहाँ पुटअप कर दिया. और सॉल्यूट का कितना वेट है यानी NaCl का 1.75 मल्टीप्लाई बाय 100. आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 23.02%. So the fourth numerical is, read very carefully, 10 gram of sucrose are dissolved in 100 gram of water. Find the mass percentage of sucrose in the solution. It is very simple. 10 ग्राम सुक्रोज को डिसॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम वाटर में, तो आपको मास परसेंटेज निकालना है सुक्रोज का. सो मास ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व कितना है, 10 ग्राम है. मास ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट, हियर सुक्रोज इज सॉल्यूट, विलय है, और वाटर इज अ सॉल्वेंट, विलायक का काम कर रहा है. सो इट इज 100 ग्राम. सो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, एज यू नो दैट सोल्यूशन इज द combination of solute and solvent particles. So you can see that water is having the mass 100 gram and
Sucrose is having the mass 10 grams. So you will add it. You will get the mass of the solution as 110 gram. So you have to find out the mass percentage of sucrose. You will use the same formula, percentage weight by weight, weight or mass of solute in gram divided by weight of the solution multiplied by 100. So you can put up the value 10 upon 110 multiply by 100. You will solve it and you will get the answer 9.09%. So let us move on for the fifth numerical, that is calculate the mass percentage of benzene. Benzene is having the formula C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. You have to calculate the mass percentage of benzene as well as carbon tetrachloride. यहाँ पे benzene जो है वो solute है, 22 ग्राम जो है बेंजीन जो है वो सॉल्यूट है, उसको 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज अ सॉल्वेंट यानी विलायक में उसको घोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मास परसेंटेज निकालो. सो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, you all know that formula will be mass या weight of solute divided by total mass of the solution multiply by 100. So mass of the benzene is given as 22 gram. Okay, and total mass of the solution, आप solute और solvent दोनों के amount को add करोगे, you will get the total mass of the solution. So 22 plus 122 into 100, you will get the mass percentage of benzene as 15.28%. Similarly, mass percentage of carbon tetrachloride, you will use the same formula, mass of carbon tetrachloride divided by total mass of the solution multiply by 100. So mass of carbon tetrachloride in the question it is given 122 gram. You will put up the value and you will add the value of solute as well as solvent. You will get the value of total mass of solution. So 22 plus 122 multiply by 100. You will solve and you will get 84.72%. That means mass percentage of carbon tetrachloride is 84.72%. So students, our last question is the numerical number 6 is calculate the mass percentage of carbon, nitrogen and oxygen in acetamide. It is an organic compound C2H5NO. Acetamide का formula होता है C2H5NO. So the first thing is that you have to find out the molar mass of acetamide. आपको हर एक एलिमेंट के, क्योंकि एसिटामाइड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से कंबाइन होके बना है. सो आपको हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना. तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ एसिटामाइड. आपको पता है हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास. कार्बन इज 2, सो यू विल use 2 into 12. Hydrogen is 5, so 1 into 5. Nitrogen is having the mass 14 and oxygen is having the mass 16. When you will solve it, you will get 59 gram per mole as the molar mass of acetamide. Now you have to find out all the elements mass percentage. So in this formula C2H5NO, how many carbon atoms are there? 2 carbon atoms are there. So you will use the same formula, means number of elements present in 1 mole. So 2 carbon atom is there, so 2 into 12 divided by total molar mass of the compound, that is 59 multiplied by 100. You will get 40.66%. Similarly for hydrogen, you can see 5 hydrogen atoms are there, so 5 divided by total molecular mass or molar mass of the compound multiplied by 100. You will solve it and you will get the mass percentage of hydrogen. Then mass percentage of nitrogen, in this formula you can see only 1 nitrogen atom is there. So mass of that particular nitrogen atom divided by molar mass of the compound multiplied by 100. You will get the answer 23.72. So similarly for oxygen, you can solve it. Mass percentage of oxygen in acetamide, only 1 oxygen atom is there. So that particular mass 16 divided by total molecular mass or molar mass of acetamide, that is 59 multiplied by 100. When you will solve it, you will get 27.11%. So thank you so much students. आपको जो भी problem है, आपको जो भी confusion है, whatever queries you are having, you can
आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यूट्यूब के वीडियो में, पर्टिकुलर उस वीडियो में आप पूछ सकते हैं। और जिस भी तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिस्टमैटिकली अपने कॉपीज़ में आप लिखते जाइएगा। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे टर्म्स को आप इंग्लिश में भी समझिए। न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, आप सिस्टमैटिकली इसको करेंगे तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।